नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल में पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको अभी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और जिनको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। विषय कोड C303 जो है वो डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर है और चैप्टर 3 उसका है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम्स। ये जो मेरा वीडियो है ये नंबर 5 है। इसके पहले 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आशा है आप लोगों ने उनको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये उसमें एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जो बहुत कम पूछा गया लेकिन पूछा गया है और कभी कभी पूछ सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है, टू फाइंड लीवर आर्म। अच्छा, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, इससे मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे एक बड़ी अच्छी सी बात ध्यान में आ रही है। जोधपुर में एसएफएस में पढ़ने वाले पूरा राम जी एक विद्यार्थी हैं। उनकी सलाह मैं मान के कुछ काम करना चाहता हूँ। उनकी सलाह यह है कि भाई साहब, गाँव से बच्चे काफ़ी आते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो आप जब पढ़ाते हैं तो इंग्लिश के साथ में हिंदी भी हो तो अच्छा लगेगा, उनको समझ में आएगा। अब ये जो मैंने पेपर्स तैयार किए थे ये उनकी वार्तालाप से या उनके जो मैसेज पढ़ने के पहले बना लिए थे, तो मैं उस समय तो कर नहीं पाया, लेकिन अब मैं थोड़ा इस बात का ध्यान रखूँगा और आगे से वो काम करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में कोई चीज़ लिखूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया, टू फाइंड लीवर आर्म। लीवर आर्म को कहते हैं हिंदी में उत्तोलक भुजा। क्या कहते हैं? उत्तोलक भुजा। एक इकहरी प्रबलित धरण, इकहरी प्रबलित धरण यानी कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में उत्तोलक भुजा ज्ञात करनी है, ये प्रश्न है। अब उत्तोलक भुजा क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले थोड़ा इसका थ्योरी समझना पड़ेगा ना, तो इसकी थ्योरी समझते हैं, है ना। देखिए ये एक आरसीसी धरण जो है उसका क्रॉस सेक्शन है। आरसीसी धरण का मतलब होता है रीइंफोर्स कंक्रीट की बीम, आयताकार, रेक्टेंगुलर। इसकी जो चौड़ाई है वो स्मॉल बी है, गहराई जो है पूरी गहराई वो कैपिटल डी है, यानी कि इसकी ओवरऑल डेप्थ, संपूर्ण गहराई। ये जो लोहे के सरिये लगे ना टेंशन जोन में, 3 लगे हैं, कभी 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, मैंने 3 बता दिए। तो इनका जो सेंटर होता है इससे गुजरती है सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन तक की जो डेप्थ होती है टॉप से लेकर सबसे जो ऊपरी सिरा है वहाँ से लेके ये जो सरिये लगे होते हैं लोहे के, इनका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ तक की जो डेप्थ होती है इसे कहते हैं प्रभावी गहराई। डी को कहते हैं प्रभावी गहराई। देखिएगा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो डी है जिसका ना इफेक्टिव डेप्थ, इसे कहते हैं प्रभावी गहराई, प्रभावी गहराई। अच्छा, ये जो ओवरऑल डेप्थ है इसे कहते हैं कुल गहराई, ओवरऑल डेप्थ कुल गहराई। ये जो डी डैश है ना जिसमें इनका इफेक्टिव कवर, इसे कहते हैं प्रभावी ढक्कन। मैं यहाँ लिख देता हूँ डी डैश को, प्रभावी ढक्कन। ये जो कवर होता है एक्चुअली जो सरिये लगे ना लोहे के, तो ये गैप कम से कम 25 mm होता है। यूँ अलग अलग अपन दे सकते हैं, नॉर्मली अपन 30 35 50 तक जा सकते हैं इसके अंदर। ये इसलिए देते हैं कि ये जो सरिये है ना, ये जो बाहरी जो वातावरण है उसके प्रभाव से, उसके जो दुष्प्रभाव से बच जाए, तो इसको अपन कहते हैं इफ़ेक्टिव कवर, इसके सेंटर से लेकर बॉटम तक। अच्छा, अगर मैं यहाँ से नापूँ इसको कहेंगे क्लियर कवर। अच्छा, ये चर्चा मैं बाद में करूँगा सारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले यानी 24 आवर्स पहले मैं 2 या 3 वीडियो निकालूंगा इस सब्जेक्ट के, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाएंगे। जितने तरह के बन सकते हैं हर चैप्टर के वो करूँगा, ताकि आप 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव कर पाओ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो उस समय ये सारी बातें आएंगी जो अभी आपको मैं कह रहा हूँ। तो अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे, है ना। तो ये बात हो गई, ये हो गई इफेक्टिव डेप्थ यानी कि प्रभावी गहराई। ये हो गया प्रभावी ढक्कन। अगर मैं प्रभावी गहराई में प्रभावी ढक्कन को जोड़ दूँ तो ये कुल गहराई बन जाएगी। अच्छा, ये जो मैंने देखी है एन ए का मतलब होती है न्यूट्रल एक्सिस। हम एन ए को उदासीन अक्ष भी कहते हैं, उदासीन अक्ष। उदासीन क्यों कहते हैं? कि भाई ये किसी का फेवर नहीं करती।
इस पर कोई स्ट्रेस नहीं होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम अगर होती है ना, तो उदासीन अक्ष के नीचे होता है तनाव और ऊपर होता है संपीड़न, यानी कि इस अक्ष पर कोई तरह का प्रतिबल नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं उदासीन अक्ष, न्यूट्रल एक्सिस। कहते हैं ना कई बार वो मैच के अंदर क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर, भाई मैच हो रहा है इंडिया का और इंग्लैंड का और एम्पायर होता है किसी और देश का, ताकि वो पक्षपात नहीं कर सके। तो ये उदासीन अक्ष का मतलब यही है कि इसमें ना तो टेंशन होता है ना कंप्रेशन होता है, उदासीन अक्ष। तो ये उदासीन अक्ष जो है ये मैंने मार्क की यहाँ पर, न्यूट्रल एक्सिस। इसकी जो गहराई है उदासीन अक्ष की, उसको हम कहते हैं एक्स यू। ध्यान देना, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। एक्स यू का मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्स यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर हिंदी में बोलो, अब जगह नहीं बची लिखने की, तो क्या लिखूँ हिंदी में इसको, उदासीन अक्ष की गहराई, उदासीन अक्ष की गहराई। ये तो मैंने आपको डिटेल दी है इसके क्रॉस सेक्शन की। ये सिंगली रीइंफोर्स बीम, यानी कि इकहरी प्रबलित धर। इकहरी क्यों, क्या इसको क्यों कहा है देखिए इसके दो जोन हैं, ऊपर का है कंप्रेशन, नीचे का टेंशन। ये सिंपली सपोर्ट की बात करो, अगर ये कैंटिलीवर बीम होती तो ऊपर टेंशन होता, नीचे कंप्रेशन होता, तब ये सरिये ऊपर लगाए जाते। फिलहाल जब तक कुछ नहीं कहा जाए, हमेशा मानना चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसके जब टेंशन जोन में ही सरिये लगाते हैं ना, तो इसे कहते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, इकहरी प्रबलित धारण। और जब कुछ कारणों से, ये मैं डिटेल में बाद में जाऊंगा जब अगला चैप्टर कराऊंगा, अगली बात बताऊंगा इसी चैप्टर के अंदर, डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम यानी कि दोहरी प्रबलित धारण, इसमें संपीड़न क्षेत्र में भी सरिये लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं, ये सारी चर्चा मैं जब करूँगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें करूँगा। तो फिलहाल तो ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, तो हम आगे चलते हैं इसमें। ये जो मैंने बनाया है ये है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, प्रतिबल वितरण आरेख। देखिए अब देखेंगे जो ये लोहे के सरिये लगे हैं ना, ये जो सेंट्रल लाइन है सरियों की, यहाँ से आगे लेके यहाँ तक, इसके नीचे मैंने कोई बनाया नहीं है, कुछ नहीं। देखिए जो आप लाइन दिख रही है जहाँ पे बीम ख़त्म होती है, ये मैंने सब छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है टेंशन जोन में सारा का सारा जो फोर्स है, सारा जो भार है, वो सरियों द्वारा ही लिया जाता है। इसमें जो कंक्रीट है हालांकि कुछ लेती है, लेकिन इसको मानते हैं नगण्य, नेग्लिजिबल मानते हैं। यानी कि सारा जो टेंसाइल फोर्स है वो लोहे के सरिये ही लेते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा एजम्पशन है। इसलिए यहाँ हमने कंक्रीट को बताया नहीं है, ये केवल लोहे के सरिये के ऊपर फोर्स लग रहा है, ये कैपिटल टी है। यानी कि ये जो स्टील के सरिये है ना, इसमें कुल कितना तनाव बल लग रहा है, कितना टेंसाइल फोर्स लग रहा है, उसको मैंने कहा कैपिटल टी। इसका मतलब है टोटल टेंसाइल फोर्स, कुल तनाव बल, कुल तनाव बल। और इसके ऊपर न्यूट्रल एक्सिस ऊपर जो दिख रहा है, जिसको मैंने ये हैचिंग किया है, इसे कहते हैं संपीड़न क्षेत्र। तो इसमें जो लगता है संपीड़न प्रतिबल, वो ये मैंने यहाँ मार्क किया, शेडेड, छायांकित किया है। अच्छा, जो इसका शेप जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है, पहले ये लाइन स्ट्रेट होती है, फिर जाके कर्व बनती है, और इसकी सीजी यहाँ होती है, और इसकी सीजी पे जो फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इसके गुरुत्व केंद्र पर, इस चित्र के, बल्कि गुरुत्व केंद्र नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए केंद्रक, सेंट्रॉइड, यहाँ पे लगता है फोर्स, ये कैपिटल सी, इसे कहते हैं कुल संपीड़न बल। देखिए कैपिटल सी, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, यानी कि कुल संपीड़न बल। लिखने की जगह नहीं बची मेरे पास यहाँ पे, तो ये हो गया कुल संपीड़न बल। तो दो तरह के बल काम करता है इस सेक्शन पर, एक तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये कैपिटल सी कुल संपीड़न बल, और एक न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कैपिटल टी यानी कि कुल तनाव बल। अब ये जो दो बल हैं कैपिटल टी और कैपिटल सी, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और बिल्कुल बराबर होते हैं। और जो दो बल होते हैं बराबर, तो ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं अगर वो समांतर हों तो, समांतर और बराबर। तो ये सी और टी जो हैं समांतर भी हैं और बराबर भी है, तो एक बल युग्म बनाएंगे। तो बल युग्म की जो भुजा है इसके अंदर, ये देखिए ये वाली सी और टी के बीच की, जैसे मान लीजिए ये है सी और ये है टी, और इनके बीच की जो ये दूरी है इसे कहते हैं LA, यानी कि लीवर आर्म या उत्तोलक भुजा। और ये मैंने यहाँ शो की, यहाँ पे लीवर आर्म देखिएगा, ये है ना, ये सी वाली लाइन और ये टी वाली जो लाइन है, ये जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं, क्रिया रेखा है, इनके बीच की दूरी कहते हैं उत्तोलक भुजा, लीवर आर्म, LA लिखा ना आप देखिए, इसको कई बार Z भी कहते हैं। अब इसका मान कैसे निकालते हैं वो अभी मैं समझाऊंगा आपको। पहले तो मैंने अभी आपको ये समझाने की कोशिश की है
कि उत्तलक भुजा होती क्या है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के अंदर कंप्रेशन जोन में जो फोर्स लग रहा है कैपिटल टी सी, और टेंशन जोन में सरियों पर जो बल लग रहा है कैपिटल टी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं। इनके बीच की दूरी को उत्तोलक भुजा कहा जाता है। अगर मैं किसी एक बल यानी कि सी या टी को उत्तोलक भुजा से गुणा कर दूं तो बन जाएगा प्रतिरोध गुण यानी कि एमआर। अब अपन चलते हैं आगे। अब प्रश्न उठता है कि कैपिटल सी का मान कितना होता है। तो इसके लिए आप फिलहाल याद कर लें, मैं इस बात को समझा भी सकता हूँ ये कहाँ से आया, लेकिन अभी इस डेप्थ में मुझको जाना नहीं है। ये जो होता है कैपिटल सी, ये होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। देखिए स्ट्रेस क्या होती है इसके अंदर, स्ट्रेस यानी प्रतिबल, कुल संपीड़न बल इजिकल टू प्रतिबल 0.36 FCK। FCK पता है ना आपको, M20 कंक्रीट के लिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M15 के लिए 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि चारित्रिक संपीड़न प्रतिबल। ये होता है आपके प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, और ये है एरिया B/XU। कैसे आया देखिएगा, ये रहा चित्र, ये न्यूट्रल एक्सिस है, उदासीन अक्ष है, इसके ऊपर होता है संपीड़न पूरा जो मैंने छायांकित किया हुआ है। ये एक आयत के आकार का है, और आयत का क्षेत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई ये मान लो, चौड़ाई ये मान लो, या ये चौड़ाई मान लो, ये लंबाई मान लो, कुछ भी मान लो। ये तो है B, और ये जो है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये न्यूट्रल एक्सिस की गहराई को मैंने कहा था ना XU होता है, तो B/XU ये वास्तव में XU है, ये XU ही है। B/XU हो गया कंप्रेशन जोन के अंदर जो है उसका क्षेत्रफल कंक्रीट का, B/XU। तो 0.36 FCK तो होता है प्रतिबल, और B/XU होता है क्षेत्रफल, और जो प्रतिबल को क्षेत्रफल से गुणा करते हैं तो बल आता है, ये बल आएगा आपका न्यूटन में। इसी तरह से टोटल टेंसाइल फोर्स यानी कि कुल तनाव बल, इसके लिए क्या होता है, जो स्ट्रेस होती है एज पर कोड वो 0.87 FI होती है। FI का मतलब यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। अगर FE 250 है तो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अगर FE 415 है तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस प्रकार से। तो स्ट्रेस तो होती है 0.87 FI, और स्टील का एरिया होता है AST। ए का मतलब एरिया, ST यानी कि स्टील, AST मतलब एरिया ऑफ स्टील। अब ये T निकल गया, और लीवर आर्म जो होती है ना वो डिस्टेंस बिटवीन C एंड T होती है, ये मैंने आपको भी बताया। अब देखिएगा कि हम लीवर आर्म कैसे पता करें, उसके स्टेप्स हैं ये, देखा ना। लीवर आर्म निकालने के स्टेप्स, ये लिखा मैंने एंड जेड यानी कि लीवर आर्म इजिकल। अच्छा हाँ, लीवर आर्म निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से आया कैसे आया अभी स्पष्ट करना ना तो आवश्यक है ना अभी इसके लिए हमारे पास समय है बिल्कुल भी। आपको याद रखना है कि जो कंप्रेसिव फोर्स लगता है, मैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की बात कर रहा हूँ, उसमें ये जो कैपिटल सी है ना कंप्रेसिव फोर्स, इसकी टॉप से जो डेप्थ होती है वो 0.42 XU होती है, आप ध्यान रखें 0.42 XU। अगर हम XU निकाल लें उसको 0.42 से गुणा कर दें तो ये डेप्थ आ जाएगी ये वाली। और अगर मैं टोटल जो डेप्थ है ना ये D इफेक्टिव डेप्थ, टोटल नहीं इफेक्टिव, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर इस टोटल यानी कि इफेक्टिव डेप्थ में से अगर मैं ये घटा दूँ 0.42 XU तो ये लीवर आर्म आ जाएगी। यानी लीवर आर्म निकालने का तरीका क्या हो गया, मैं इफेक्टिव डेप्थ यानी कि प्रभावी गहराई से 0.42 XU यानी कि ये घटा दूँ तो मुझे लीवर आर्म यानी कि उत्तलक भुजा मिल जाएगी। ये मैंने यहाँ लिखा है, एंड जेड यानी कि लीवर आर्म उत्तलक भुजा बराबर प्रभावी गहराई माइनस 0.42 इंटू उदासीन अक्ष की गहराई। अब मैं बता रहा हूँ आपको स्टेप्स, ये क्वेश्चन करने के स्टेप्स क्या हैं। भी पहला स्टेप क्या है, राइट ऑल गिवन डाटाज एंड परमिसिबल स्ट्रेसेस। ये मैंने लिखा हुआ इंग्लिश में, अब हिंदी में लिखना समय नहीं, मैं बोल देता हूँ। यानी आपको जितने भी मान दे रखे हैं प्रश्न में उनको लिख दो, जो भी आपको ज्ञात है ना प्रश्न में, धरण की चौड़ाई, कुल गहराई, प्रभावी ढक्कन, जो कुछ भी दे रखा वो लिख लो। और आपको जो ग्रेड दे रखी है कंक्रीट की स्टील की, उसके हिसाब से FCK और FI के मान भी लिख लो। और उसके अलावा आपको क्या क्या पता करना है वो भी लिख लो। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, कैपिटल C बराबर कैपिटल T कर दो। मैंने कहा ना आपको
ये जो दोनों बल होते हैं एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत होते हैं, यानी कि कुल संपीड़न बल बराबर कुल तनाव बल होता है। ये अभी आपको सिखा चुका था मैं, 0.36 FCK इंटू VXU, और ये 0.87 FI इंटू AST। और इसमें क्या होगा कि FCK आपको पता है, B आपको पता है, FI आपको पता है, AST आपको दे रखा होगा प्रश्न में, तो उससे आपको XU मिल जाएगी, यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि उदासीन अक्ष की गहराई। उदासीन, जहाँ जगह है वहाँ लिख दूँ, उदासीन अक्ष की। भाई मेरा एक शुरू से जीवन इस प्रकार का रहा है कि मैं बच्चों से भी सीखता हूँ। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे भी कुछ सीखता ही हूँ। सीखना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हजारों विद्यार्थी मैंने पढ़ा दिए होंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसी बात मुझे लगती है कि मुझे और पता होनी चाहिए, मैं उसको सीखने में कोई शर्म नहीं आती है। तो जब मुझे कोई सलाह देता है, मैं उसको मानने का प्रयास तो करता ही हूँ। मानूँ नहीं मानूँ अलग बात, लेकिन कोशिश तो करता हूँ। और यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिएगा, ये एक्शन निकल गया। अब अंतिम स्टेप क्या होगा, लीवर आर्म, यानी कि उत्तल भुजा Z बराबर D माइनस 0.42 x। ये आपके स्टेप्स हो गए। अब अपन अच्छा एक आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा मैंने, हालांकि इस प्रश्न में काम नहीं आएगा। अगर आपको प्रतिरोध गुण निकालना हो तो आप C यानी कि कुल संपीड़न बल को इस लीवर आर्म से गुणा कर सकते हो, या कुल तनाव बल को भी लीवर आर्म से गुणा कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम आया हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार आया है, 2015 के पेपर में आया है। 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन। यहाँ एक बात मुझे और आपसे कहनी है, इतना समय नहीं है कि हम पूरा कोर्स कर पाएँ, लेकिन ये देखिए मैंने कुछ वीडियो जो बनाए पहले वाले, उसकी अगर बात करूँ तो मैंने आपको एक वीडियो भेजा हुआ है CE 303 का। उसमें ये जो आपके मैं फ़ाइल निकालता हूँ, अभी देखते हैं फाइल के अंदर कि ये जो आपके CE 302 CE 303, इसमें जो सिलेबस के हिसाब से जो लोड है ना आपका, वो ये है। देखिएगा CE 303, ये मेरे पास में पूरी इसकी डिटेल है। ये वीडियो मैं आपको भेज चुका हूँ, आपने देखा होगा। और यहाँ मैं आपको कुछ और बातें बता दूँ CE 303 के अंदर। ये देखिएगा CE 303, CE 303 के अंदर ये देखिए ना, CE 303 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो आपके चैप्टर नंबर 3 है, जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम्स, इसका जो परसेंटेज है पूरे पेपर में जो आते हैं क्वेश्चन, उसका 26.88% है। यानी कि 1/4 पेपर से ज़्यादा तो केवल यही आता है, ये चैप्टर आता है। और अगर मैं बात करूं स्लैब्स की, तो स्लैब्स का जो भी है 13.78 है, 13.78 है। और अगर बात करूं मैं कॉलम्स की या कंप्रेशन मेंबर्स की, उसका भी 12.13% है। अगर इनको मैं जोड़ दूं ज़रा, कौन कौन सी देखिएगा, बीम्स 26.88, ये 26.88 प्लस स्लैब का 13.78 प्लस कॉलम का 12.13 जोड़ा मैंने तो 52.79, 52.79%, आधे से ज़्यादा। अब आपका जो पेपर होता है आपके जो पता होना चाहिए आपको कि 30 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर के, एक नंबर के, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे 8 वो होंगे सब्जेक्टिव। उसमें से आपको कोई से 4 करने होंगे। वो जो 8 क्वेश्चन है ना, उनका वेटेज होता है 94 मार्क्स का, क्योंकि हर क्वेश्चन होता है 94 मार्क्स नहीं होंगे उसके अंदर, हर क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, तो 10 चौक 40। अब अगर वो जो 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के जो 8 क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर के, उसमें से मैंने आपको अभी बताया ना 52.79, यानी आधे से ज़्यादा। तो ये 3 चैप्टर के आते हैं जो मैंने बताया, बीम्स, स्लैब्स और कंप्रेशन मेंबर यानी कि कॉलम्स। अगर मैं ये 3 चैप्टर आपको करा दूं एग्ज़ाम के पहले, और ऑब्जेक्टिव भी आपको मैं अलग से एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको वीडियो बना के 3-4 इसके ऑब्जेक्टिव भेज दूं, तो आप तो
मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं। यू मे अचीव एटलीस्ट 60 मार्क्स से भी ज़्यादा लेके 70 में से 60 को क्रॉस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे से पढ़ के बच्चों के 100% मार्क्स भी आए हुए हैं, 100%। तो 70 में से 60 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस बराबर देखेंगे तो ऐसा संभव है, ठीक है ना। ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, और इस तरह के मैंने वीडियो आपके लिए भेजे हैं, टॉस में भेजे हैं, स्टील में भेजे हैं। उससे आप अध्ययन करोगे ना तो पता पड़ेगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर पे किसका वेटेज कितना है, उसके हिसाब से आप पढ़िएगा। तो ये मैंने अभी बात चली तो आपको बता दिया। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये बीम्स, स्लैब और कॉलम ये मैं आपको पूरे करा दूँ अच्छे से। हर सवाल एग्ज़ाम का आया हुआ पिछले 18-20 साल के जो सवाल है, ठीक है ना। ओके, हाँ एक बात और समझ लीजिए, कॉलम का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए बनाऊंगा 21 तारीख को, कॉलम का वीडियो, ठीक है ना। 20 से 21 मैंने डेट दी किसी को, तो 21 तक बन जाएगा ये। आगे चलते हैं। तो C=T ये हो गया, मैंने पूरा समझा दिया था C और T के बारे में। और ये जो सारे, अच्छा ये रहा सवाल, सवाल ये रहा। ये प्रॉब्लम आई 2015 में। इसमें आपको ये पहला स्टेप, मेरा सवाल का पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप, जितने डाटा दे रखे हैं उनको लिख लो। तो धरण की चौड़ाई 250 mm, कुल गहराई 400 mm, प्रभावी ढक्कन 40 mm। तो कुल गहराई में से प्रभावी ढक्कन घटाएंगे तो 360 आ गया, और 360 mm आ गया। ये आगे प्रभावी गहराई, ये कुल गहराई में से प्रभावी ढक्कन घटाया तो प्रभावी गहराई आगे D। 3 छड़ें लगी स्टील की, कितनी, 3 छड़ें, और हर एक का व्यास यानी कि डायमीटर है 16 mm। पाई का मतलब व्यास होता है 16 mm। तो हमको लीवर आर्म पता करना है, यानी कि उत्तलक भुजा पता करनी है। ये पहला स्टेप हो गया। ये क्या दिया हुआ, क्या निकालना, लिख लो। उसके अलावा ये भी अभी पहला स्टेप ही चल रहा है। आपको इसमें 2 पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, केस A और केस B। केस A में कहा है कि FCK और FI की मान ये है, और केस 2 में कहा है, केस B में FCK और FI का मान ये है। तो सवाल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये देखिए, यहाँ मैंने लाइन खींची है। ये मतलब हो गया कि पहला स्टेप पूरा हो गया। इट इज़ फर्स्ट स्टेप। जो डाटा गिवन है वो लिख लिए, जो पता करना लिख दिया, 2 भाग इसके। अब स्टेप नंबर 2 इस सवाल का सेकंड स्टेप। अब देखो सेकंड स्टेप है, उसमें भी पहले मैं A पार्ट ले रहा हूँ। A पार्ट क्या था, ये वाला, जिसमें FCK 20 Nm/mm² और FI 250 Nm/mm दे रखा है क्वेश्चन में आपको। वही तरीका C=T करेंगे। C का मान लिखा, T का मान लिखा। ये मैं पूरा समझा चुका हूँ आपको, सब डाटा फीड कर दिया। यहाँ पे AST कैसे निकालेंगे भाई, डायमीटर कितना है, छड़ का व्यास कितना है 16 mm, तो एरिया कितना हो जाएगा π/4 D²। तो π/4 × 16², कितनी छड़ें हैं, 3, तो × 3 कर दिया। ये AST हो गया, ये एक्चुअली AST है, ये AST है, एरिया ऑफ स्टील। ये FI 250 है, 0.87 सूत्र में आता है। XU निकालना है, B 250 है, FCK 20 है, 0.36 सूत्र में आता है। और इसको जब सारा मान रखेंगे तो XU का मान आ गया 72.915 mm, यानी कि 72.915 mm। ये उदासीन अक्ष की गहराई आ गई। और अभी मैंने बताया था आपको, उदासीन अक्ष की गहराई में से प्रभावी गहराई जो होती है धरण की, उसमें से उदासीन अक्ष की गहराई का 0.42 गुणा घटाते हैं तो उत्तलक भुजा यानी कि लीवर आर्म आती है। यानी लीवर आर्म क्या हो गई, 360 - 0.42 × 72.915 घटाएंगे, इसको गुणा करके 329.376 mm आ जाएगा। तो ये इसका पहला भाग पूरा हो गया, इट इज़ द आंसर। अब करते हैं इसका दूसरा भाग यानी B भाग। तो पहला स्टेप पहला तो कॉमन है दोनों भागों के लिए। अब जो दूसरा भाग है उसके लिए करते हैं। हालांकि ये कॉमन नहीं है, ये एक्चुअली केस B जो है ना, मैंने पहले लिख दिया था गिवन के अंदर, क्योंकि गिवन तो ये है ही सारा, ये केस A का और केस B का। अब केस B का ये सेकंड स्टेप है, वही COT बराबर करेंगे। इस बार देखिए, जो FCK वो 25 है, 25 Nm/mm², और FI जो वो 415 Nm/mm² है, और बाकी सारी बातें वही हैं। AST वही रहेगा, 603.43 कहाँ से, ये 603.43 कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ से आया। ये π/4 D² × 3 किया था ना, ये देखिए 603.43 ही आया था, वही मैंने यहाँ लिखा वापस। तो ये करेंगे तो आपको XU मिल गया 96.83 mm। और जैसे ही 96.83 mm को हम गुणा करेंगे 0.42 से, उसको हम घटाएंगे इफेक्टिव डेप्थ में से 360 में से, तो आपको 319.33 mm मिल जाएगी लीवर आर्म यानी कि उत्तोलक भुजा। तो ये मैंने पूरा राम जी की बात को ध्यान में रखा, और इस वीडियो में काफ़ी मैंने हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया है।
आशा करता हूँ पूराराम जी और उनके साथ कई ऐसे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा और उनको बहुत लाभ होगा, और आगे मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो भाई इसको लाइक और शेयर करने में तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा। खूब लाइक करो, खूब शेयर करो, जितने ज़्यादा दोस्त आपके हों सबको ये बांटो ये चीज़। जोधपुर के क्यों, आपके कई मित्र होंगे जो किसी और शहर में पढ़ते होंगे, उनको भी भेजो। नुकसान क्या है इसके अंदर? मुझको तो फ़ायदा जो होना वो यूट्यूब करेगा, जब कोई भी करेगा तब करेगा, अभी तो आपको फ़ायदा होना है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।